नमस्कार स्टूडेंट्स। हम सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने भारतीय समाज में लघु परंपरा और महान परंपरा के बारे में जाना है कि लघु परंपराएं क्या होती हैं और महान परंपराएं क्या होती हैं। इसको हमने समझा है। भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया के विश्लेषण के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने परंपरा की अवधारणा का प्रयोग किया है। रेडफील्ड के अनुसार प्रत्येक सभ्यता परंपराओं से निर्मित होती है। एक और अभिजात लोगों की एवं चिंतनशील लोगों की परंपराएं आती हैं, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, और दूसरी ओर निरक्षर कृषकों या लोक समाज की परंपराएं, जिसे क्रमशः महान और लघु परंपरा के नाम से जाना जाता है। दोनों परंपराएं एक साथ एक ऐसी विश्व दृष्टि के प्रतीक के रूप में समझी जाती हैं जो एक सभ्यता की एकता को प्रदर्शित करती है। एक बार फिर हम देख लेते हैं कि लघु परंपरा से हमारा क्या अभिप्राय है। जैसा कि रॉबर्ट रेडफील्ड उन्होंने कहा है कि साधारण निरक्षर किसानों की परंपराओं को ही लघु परंपरा कहते हैं। लघु परंपरा का तात्पर्य ये है कि वे परंपराएं जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता है, जो अलिखित है, अशास्त्रीय है, कम व्यवस्थित है, कम चिंतनशील है और स्थानीय है। लघु परंपराओं का मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरण होता है। रेडफील्ड कहते हैं कि समाज के वे देवी देवता, धार्मिक अनुष्ठान, रीति रिवाज, मेले, त्योहार, लोकगीत, लोक नृत्य, जिनका वर्णन अखिल भारतीय धार्मिक ग्रंथों एवं अन्य पुस्तकों में लिखित रूप में नहीं मिलता तथा मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होते रहते हैं। ब्रजराज चौहान के अनुसार लघु परंपराएं स्थानीय, अलिखित, अशास्त्रीय, कम व्यवस्थित और कम चिंतनशील होती हैं। लोग इनके अर्थ को न जानते हुए भी इनकी परिपालना अवश्य करते हैं। लोग भाग जानते नहीं हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी इसका पालन सभी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज में है और समाज इनका पालन करता है, तो उसके पीछे पीछे सभी लोग इनको बिना जाने सब लोग इनकी परिपालना अवश्य करते हैं। लोकगीतों एवं रीति रिवाजों में इनका उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं महान परंपरा की, कि महान परंपरा यानी कि दीर्घ परंपरा का क्या अभिप्राय है। जैसे कि मैकेमेरिट के अनुसार महान परंपरा का अभिप्राय, यदि कोई परंपरा प्राचीन धर्म ग्रंथों में बताए गए व्यवहारों के अनुरूप होती है और उसका प्रसार संपूर्ण समाज में होता है, उसे महान परंपरा कहेंगे। रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुसार मैक्सिको की माया संस्कृति के मंदिरों एवं प्रसादों के विशाल प्रस्तर निर्मित वास्तुशिल्प, परिष्कृत कला, खगोल विज्ञान, पंचांग, चित्रलिपि में लिखित साहित्य, देवताओं एवं प्राकृतिक व्यक्तियों तथा धर्म पर आधारित राज व्यवस्थाओं को महान परंपरा के नाम से जाना जाता है। भारतीय समाज के संदर्भ में महान परंपरा का तात्पर्य जिन रीति रिवाजों, धार्मिक अनुष्ठानों, त्योहारों, देवी देवता, जिनका उल्लेख लिखित रूप से धार्मिक ग्रंथों जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद आदि में मिलता है, महान परंपरा के अंतर्गत आते हैं। ये सब वे परंपराएं जिनका उल्लेख लिखित रूप में धर्म ग्रंथों में मिलता है, जिनकी विषय वस्तु शास्त्रीय एवं सांस्कृतिक है, जो अधिक व्यवस्थित एवं चिंतनशील है तथा जिनका प्रसार संपूर्ण देश में है, ऐसी परंपराओं को महान या दीर्घ परंपरा के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से लघु परंपराएं और महान परंपराएं, दो परंपराएं हमारे समाज में हैं। और अब हम ये देखेंगे कि ये जो दो परंपराएं हैं, महान परंपरा और लघु परंपरा, इसमें क्या अंतर है। अगर हम बृहत और लघु परंपरा के संप्रत्यय से हम देखते हैं कि दोनों परंपराएं बहुत प्राचीन हैं, लेकिन दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। जैसे कि बृहत परंपराएं अभिजात वर्ग द्वारा निर्मित होती हैं, इस कारण इन्हें अपेक्षाकृत अधिक मान्यताएं प्राप्त होती हैं, जबकि लघु परंपराएं लोक जीवन की विशेषता होने के कारण सीमित क्षेत्र में प्रसारित होती हैं। दोनों ही विश्वासों से संबंधित
स्थापित होने पर भी जहाँ बृहत परंपरा को विश्वास कहा जाता है, वहाँ लघु परंपराओं को अंधविश्वास के रूप से जाना जाता है। रॉबर्ट रेडफील्ड इसके अंतर को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भारत में लघु परंपराओं की प्रकृति बहुदेवत्ववादी, आदर्शवादी और जादूवादी है, जबकि बृहत परंपराओं के अंतर्गत बौद्धिक और नैतिक दृष्टिकोण भी समाविष्ट रहता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से संबंधित कोई परंपरा जब मूल धर्म ग्रंथों से संबंधित होती है और जिसका विस्तार बड़े क्षेत्रों में होता है, वह बृहत परंपराएं कहलाई जाती हैं। और एक छोटे से स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत विकसित विश्वास, जिनका सांस्कृतिक और धार्मिक मूल ग्रंथों से कोई संबंध नहीं होता है, तो उनको हम लघु परंपरा के नाम से जानते हैं। B.R. चौहान ने राजस्थान के राणावतों की सादड़ी नामक ग्राम में किए गए एक अध्ययन के आधार पर बृहत और लघु परंपरा के अंतर को भी स्पष्ट किया है। बृहत परंपराओं की प्रकृति राष्ट्रीय होती है, वे लिखित होती हैं, विषय वस्तु में शास्त्रीय और सांस्कृतिक होती है, अधिक व्यवस्थित होती है और अधिक चिंतनशील होती है, जबकि इसकी तुलना में लघु परंपराएं स्थानीय क्षेत्र में होती हैं। ये अलिखित होती हैं, अशास्त्रीय होती हैं, कम व्यवस्थित होती है और कम चिंतनशील होती है। तो दोनों में इस तरीके से अंतर पाया जाता है। मैकमेरिट की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने कहा कि प्राचीन धर्म ग्रंथों द्वारा निर्दिष्ट व्यवहारों के अनुरूप परंपराओं को बृहत के अंतर्गत माना है, जबकि कृषक समाज के अंतर्गत पाई जाने वाली परंपराओं को इन्होंने लघु परंपरा के अंतर्गत माना है। इसमें एक महत्वपूर्ण नाम योगेंद्र सिंह का भी आता है, जो हमारे बड़े प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, भारतीय समाजशास्त्री हैं। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि इनकी जो किताब है मॉडर्नाइजेशन एंड इंडियन ट्रेडिशन, इन्होंने कहा है कि दोनों परंपराओं के अंतर को इन्होंने इस प्रकार से स्पष्ट किया है कि जनसाधारण व निरक्षर कृषकों के स्तर पर होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाएं लघु परंपराओं को निर्मित करती हैं और अभिजात व्यक्तियों के स्तर पर होने वाली सांस्कृतिक प्रक्रियाएं बृहत परंपरा का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से बृहत परंपरा और लघु परंपरा में समाजशास्त्रियों के अनुसार हमने अंतर को देखा। अब हम इसके आधार पर इसके जो अंतर को हम देख रहे हैं, इसमें हमने देखा कि जो बृहत परंपराएं होती है, बृहत परंपराओं का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है और ये लिखित होती हैं। लघु परंपराओं का उल्लेख जो है वो धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता है और ये अलिखित होती हैं। बृहत परंपराएं अभिजात वर्ग के चिंतनशील व्यक्तियों के द्वारा निर्मित और विकसित की जाती हैं। ये बड़ी क्रमबद्ध और व्यवस्थित हो जाती हैं। लेकिन लघु परंपराएं जो होती हैं वो अशिक्षित और कृषक लोगों के द्वारा निर्मित और विकसित होती हैं। ये कम क्रमबद्ध होती हैं और ये कम व्यवस्थित होती हैं। ये छोटी जगह पर होती हैं, गांवों में होती हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं और जो हमेशा से चला आ रहा है, जो प्रथाएं परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं को हम मान रहे हैं। हमें पता नहीं है ये कहाँ से विकसित हुई है, कहाँ से चली है, इनका शास्त्रों में भी उल्लेख नहीं है। तो इस तरीके से बृहत परंपराओं का स्वरूप राष्ट्रीय होता है और जो सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय के व्यक्ति इनका पालन किसी न किसी रूप में अवश्य करते हैं। लेकिन ये जो लघु परंपराएं होती हैं, इनका जो क्षेत्र होता है वो बहुत सीमित होता है और कुछ ही लोग इनकी पालना करते हैं। जैसे कि कृषक समाज में निरक्षर लोग या जो छोटे, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो ही कम चिंतनशील लोग हैं, वो ही इन परंपराओं का पालन करते हैं। बृहत परंपराएं अधिक व्यवस्थित होती हैं। कर्मकांडों, नियमों और निषेधों का स्वरूप पूर्णतः इसमें स्पष्ट होता है, जबकि लघु परंपराओं में व्यवहारों के नियम पूर्णतः निश्चित और निर्धारित न होने के कारण ये अपेक्षाकृत अव्यवस्थित होती हैं। आज जब हम बृहत परंपराओं की बात करते हैं तो ये अति प्राचीन और पौराणिक हैं और इनकी जो विषय वस्तु है ये शास्त्रीय होती है। लेकिन लघु परंपराएं ये अशास्त्रीय होती हैं और इनका स्वरूप न तो पौराणिक होता है और न ही ये अति प्राचीन है। बृहत परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लिखित रूप से हस्तांतरित होती हैं, लेकिन ये जो लघु परंपराएं हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मौखिक रूप से हस्तांतरित होती रहती हैं। अब हम बृहत और लघु परंपराओं के बीच में
क्या अंतःक्रिया है, इसको हम देखते हैं। बृहत और लघु परंपराएं यद्यपि एक दूसरे से भिन्नता लिए हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों परंपराएं एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि महान परंपराएं किस तरीके से लघु परंपरा में मिल जाती हैं और लघु परंपराएं किस तरीके से महान परंपरा में को आत्मसात कर लेती हैं, में मिल जाती हैं, और इन दोनों के बीच में क्या अंतःक्रिया है। तो दोनों परंपराओं में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है और दोनों के मध्य परस्पर अंतःक्रिया होती रहती है। जैसे कि रेडफील्ड ने भी स्पष्ट रूप से बताया है कि बृहत और लघु परंपराएं एक दूसरे की पूरक हैं। इसके बीच एक स्पष्ट पारस्परिक निर्भरता देखी जा सकती है। ग्रामीण जीवन में जिन लोगों को लघु परंपराओं में अत्यधिक मान्यता होती है, उनमें भी साधु संतों, धार्मिक विचारकों के द्वारा बृहत परंपराओं को पहुंचाया जाता है। आपने वाल्मीकि का उदाहरण देते हुए कहा है कि उन्होंने संस्कृत में वाल्मीकि रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की, जो बृहत परंपरा के रूप में मान्य है, और तुलसीदास ने इसे संस्कृत के स्थान पर अवधी भाषा में रचा। बाद में जब अवधी भाषा भी कठिन समझी जाने लगी, तो इसी आधार पर स्थानीय भाषाओं में रामायण की रचना की जाने लगी और इससे अनेक विश्वास जुड़ने लगे। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बृहत परंपराएं लघु समुदायों की विशेषता बनकर नई लघु परंपराओं को जन्म देती हैं। B.R. राघवन ने उदाहरण देकर बताया है कि बृहत परंपराएं जनसाधारण या लघु परंपराओं से संबंधित लोगों तक पहुंचती हैं। हिंदू राजा महाराजा अपने द्वारा बनाए गए मंदिरों में हिंदू महाकाव्यों को गाने के लिए बड़ी बड़ी निधियां स्थापित करते थे। दक्षिणी भारत के विषय में राघवन ने लिखा है कि वहां हिंदू राजा मंदिरों में प्राचीन महाकाव्यों, विशेषतः रामायण पाठ के लिए दान देते थे। इन कथाओं का पाठ ही नहीं होता था, बल्कि चलते फिरते साधु लोग इन्हें भक्ति गीतों के द्वारा प्रसारित भी करते थे। इस तरह दार्शनिक, धार्मिक विचारकों, साधु संतों, कथावाचकों द्वारा बृहत परंपराओं को सामान्य जनों या लघु परंपराओं से संबंधित व्यक्तियों तक पहुंचाया जाता था। तो इस तरीके से महान परंपराओं को उस लघु परंपरा में उसका अंतःक्रिया हो जाया करती थी और उसको इस तरीके से लोगों के द्वारा, गीत के द्वारा, गायन के द्वारा, भजन के द्वारा, इसके द्वारा वहाँ तक उसको पहुँचाया जाता था। योगेंद्र सिंह कहते हैं कि बृहत और लघु परंपराओं की परस्पर अन्योन्याश्रितता को स्पष्ट किया है। सभी संस्थाएं प्रारंभिक स्तर पर स्थानीय विश्वासों से प्रारंभ होती हैं। वे स्थानीय विश्वास लघु परंपराओं के रूप में विकसित होते हैं, किंतु कालांतर में बाह्य सभ्यताओं के संपर्क के परिणाम स्वरूप इनमें कुछ ऐसे प्रतिमान विकसित हो जाते हैं जो बृहत परंपराओं के रूप में समाज की स्थायी विशेषता बन जाते हैं। अर्थात बृहत परंपराओं के विकास में अनेक लघु परंपराओं का योगदान देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बृहत परंपराएं अभिजात वर्ग के द्वारा मान्य होती हैं और लघु परंपराएं लोक जीवन की विशेषताएं होती हैं, किंतु वास्तव में दोनों ही विश्वासों से संबंधित होती है और दोनों में स्थानीय संस्कृति लघु परंपरा के रूप में है और जिसमें परस्पर संघर्ष, आदान प्रदान होता रहता है और बुद्धिजीवियों के द्वारा बृहत परंपराओं को अधिक मान्यता प्रदान की जाती है। तो इस तरीके से हम महान परंपरा और जो लघु परंपरा है इसको हम समझ सकते हैं। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है कि आज ग्रामीण वेशभूषा, लोकगीत, लोक संगीत, लोक मनोरंजन आदि जो लघु परंपराओं की विशेषताएं थी, अब बृहत परंपराओं के रूप में अभिजात वर्ग की विशेषता बनते जा रहे हैं। कुलीन वर्ग के लोग शिक्षित होते हुए भी अनेक ऐसे विश्वासों को आत्मसात कर रहे हैं जिन्हें अंधविश्वास या लघु परंपराओं की विशेषता कहा जा सकता है। अत्य आधुनिक नवीन ढंग से बने हुए नवनिर्मित मकान को
अमंगलकारी प्रभावों से बचाने के लिए मिट्टी की काली हांडी लटकाना, घर से बाहर जाने से पूर्व शकुन अपशकुन का विचार करना, अनिष्टकारी प्रभावों से बचने के लिए गंडे, ताबीज, रत्न आदि का धारण करना, रुद्राक्ष को पहनना, किसी कार्य के प्रारंभ में छींक होने पर अपशकुन बनाना, चलते हुए बिल्ली के रास्ता काटने पर भय युक्त हो जाना, बालकों के बीमार हो जाने पर झाड़ फूंक करना, कष्ट आने पर ज्योतिषियों, पंडितों आदि की शरण में लेना। तो ये सारे जो उदाहरण हैं ये सब लघु परंपराओं के हैं। लघु परंपराओं में ग्रामीण समाजों में जो कृषक समाज थे या फिर अशिक्षित जो कम पढ़े लिखे समाज थे, अचिंतनशील जो प्राणी थे, वो उनकी परंपराओं की ये विशेषता है, ये सारी बातें। लेकिन अब बृहत परंपरा के रूप में ये हमें देखने को मिल रही हैं। और आज हम देख रहे हैं कि महानगरों में कई कई बड़े होटलों को ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण संस्कृति में सुसज्जित किया जा रहा है और पूर्णतः ग्रामीण तरीके से उसका खान पान, लोकगीत इत्यादि चलता रहता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि दोनों परंपराओं में आपस में एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता रहता है, अंतःक्रिया चलती रहती है। तो ग्रामीण जन जो लघु पोशाक के पोषक हैं, वे आज अभिजात्य वर्ग की संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, भौतिक सुख सुविधा, धार्मिक कृत्य, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, आत्मा, पुनर्जन्म आदि तत्वों को आत्मसात कर रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रमुख त्योहार हैं, अनुष्ठान, आदर्श, रामलीला, रासलीला, धार्मिक नाटक, रामायण, महाभारत, भगवद गीता जैसे ग्रंथों की कथाएं ग्रामीण क्षेत्रों में बखूबी से गाई जाती हैं। और ये रामायण के द्वारा या रामलीला के द्वारा ये दिखाया जाता है। एक और बृहत परंपरा में लघु परंपरा के तत्व समाविष्ट हो रहे हैं और दूसरी ओर लघु परंपरा में बृहत परंपरा आत्मसात होती दिखाई दे रही है। इस तरीके से संस्कृति का प्रवाह लघु परंपरा से बृहत परंपरा की ओर और बृहत परंपरा से लघु परंपरा की ओर अनवरत चलता रहता है। धन्यवाद।